माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 8 मार्च 2025 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 8 मार्च 2025 के लिए गृह विज्ञान विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। बिल्कुल सेम इसी तरह का पेपर आएगा और 70 में 70 का स्कोर आप कर सकते हैं यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको क्लियर करा दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर लिया है आप सभी के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा क्योंकि 70 में 70 का स्कोर यदि आप करना चाहते हैं तो आप इसी तरह के मॉडल पेपर तैयार कर लो। जो आपने नोट्स तैयार किए हैं उनका रिवीजन कर लो, थोड़ा मेहनत कर लो क्योंकि मेहनत करने से ही आप 70 में 70 का टारगेट जो है, आपका जो लक्ष्य है उसको पूरा कर पाएंगे। यूं ही नहीं आएंगे 70 में 70। मैं क्लियर कर दूंगा क्योंकि बाद में आप मत कहना कि आपने सर आपने भ्रम में रखा। तो मेहनत करना तो पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। 70 में 70 यदि लाना है तो आपका जब लक्ष्य होगा 70 में 70 लाने का तो आप मेहनत करेंगे और मैं वादा करता हूं कि आप जो है अच्छा स्कोर करेंगे। तो आपके इस टारगेट को थोड़ा संभव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक वायरल मॉडल पेपर को लिया है गृह विज्ञान विषय का। केवल बालिकाओं के लिए है, जिन बालिकाओं के पास गृह विज्ञान विषय है। समय रहेगा आपके पास बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का कोड याद कर लो, 823 आईडी कोड का पेपर है और पूर्णांक कितना रहेगा, 70 अंकों का रहेगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर लिखा रहेगा पूर्णांक, आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर लिखा रहेगा पूर्णांक 70 इस तरह से। नोट के अंतर्गत ध्यान देना, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और निर्देश यहाँ पर हैं जिनका पालन करना है आप सभी को। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा। दूसरा है निर्देश, प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में भरना होगा। किसमें? OMR सीट में भरना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के बाद प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही आपको उत्तर चिन्हित करना होगा। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको आपको काटना नहीं है, इस तरह से नहीं काटेंगे, ना ही उसमें इरेजर का प्रयोग करेंगे और ना ही व्हाइटनर लगाएंगे, कुछ नहीं करना, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण दिया रहेगा। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको एक साथ ही करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है यानी जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है उस पर आपको समय नष्ट नहीं करना है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, खंड आ के यानी पार्ट ए, यहाँ पर इसके जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग रट कर जाना। 8 मार्च 2025 को यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल 100% तय है। तो चलिए, निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर OMR सीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे गृह विज्ञान में जिनको आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जिनको आपको याद नहीं करना है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, बजट क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है, भोजन के लिए, आवास के लिए,
वस्त्र के लिए या ये सभी के लिए? तो बजट की मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये सभी, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? किसी शुभ अवसर पर जो चेक दिया जाता है उस चेक को क्या कहते हैं? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, उपहार चेक। एक प्रश्न और आता है कि उपहार चेक की न्यूनतम राशि या उपहार चेक में कितनी राशि होती है? 51 रुपये होती है। ये भी याद कर लेना क्योंकि ये प्रश्न भी आ सकता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, 1 किलोग्राम चावल का दाम 60 रुपया है तो 4 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों 1 किलोग्राम चावल का दाम कितना है? 60 रुपये। तो 4 किलोग्राम चावल का दाम क्या होगा? इस तरह का यदि प्रश्न आता है तो आप क्या करेंगे? 60 को हम क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको 4 किलोग्राम चावल के दाम की जानकारी लेनी है। तो 4 से 0 में गुणा होगा तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। 4 छंग 24 हो जाएगा, 240। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर ध्यान दें, 1 किलोग्राम चावल का दाम 60 रुपये है तो 4 किलोग्राम चावल का दाम होगा 240 रुपये। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, H2O, यहाँ पर मिसप्रिंट है, मैंने क्लियर कर दिया। H2O रासायनिक यौगिक है किसका? तो यहाँ पर राइट आंसर ए वाला ऑप्शन सही है, जल का, क्योंकि H2O जो है रासायनिक सूत्र है किसका? जल का रासायनिक सूत्र है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो हैजा जो होता है यह फैलता है दूषित जल के द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही होगा। दूषित जल के सेवन से हैजा रोग फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग, और अगला प्रश्न यहाँ पर है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस मेरे प्यारे बच्चों मनाया जाता है इनमें से 5 जून को। डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और ये प्रश्न एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, एटीएस इंजेक्शन बचाव करता है या टिटबैक? आप लोग याद कर लेना इसको भी। एटीएस तथा टिटबैक का जो इंजेक्शन होता है यह किससे बचाव करता है? तो टिटनेस से बचाव करता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? यहाँ पर आंवला होगा। क्यों? क्योंकि विटामिन सी अधिकतर खट्टे फलों में और आंवला में पाया जाता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है? जब बजट बनाया जाता है तो उसमें आय व्यय का जो विवरण दिया जाता है वह कितनी अवधि का होता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, बजट में आय व्यय का विवरण होता है कितनी अवधि का? 1 माह का, यानी 1 महीने का। अगला प्रश्न है, एक अनिवार्य यातायात संकेत किस आकृति का है? तो यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वृत्तीय या वर्गाकार या त्रिकोणीय या आयताकार। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा कि एक अनिवार्य यातायात संकेत किस आकृति का है। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न अगला है, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों बीसीजी का टीका लगाया जाता है तपेदिक या टीबी या क्षय रोग के रोकथाम के लिए। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा रोग मेरे प्यारे बच्चों फैलता है किस जीवाणु के द्वारा? विब्रियो कालेरा नामक जीवाणु के द्वारा। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा।
प्रश्न संख्या 14 है, प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन उत्तम होता है? तो यदि हमको प्रदूषण से बचना है तो इसके लिए हमको किस प्रकार का ईंधन प्रयोग में लेना होगा? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, गैस, क्योंकि लकड़ी, कोयला और कंडी का प्रयोग करने से प्रदूषण होगा, लेकिन गैस का प्रयोग करने से प्रदूषण नहीं होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, डेंगू रोग फैलता है तो डेंगू रोग कैसे फैलता है? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है और मच्छर के काटने से मलेरिया रोग भी फैलता है, क्योंकि मलेरिया रोग भी मच्छर के काटने से फैलता है। यदि प्रश्न आता है तो आपका ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, वस्त्र काटने से पहले कपड़े पर किससे निशान लगाना चाहिए? तो यदि वस्त्र काटना है, सिलने से पहले उनकी नाप ली जाती है वस्त्रों की और उसके बाद उस पर निशान लगाए जाते हैं, फिर उसके बाद उसे काटा जाता है। तो निशान किससे लगाया जाता है? मिल्टन चॉक से। अगला प्रश्न है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 8 मार्च 2025 के लिए। ये वायरल मॉडल पेपर है, तैयार करके जाइएगा, 70 में 70 बिल्कुल फोड़ के आओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, भोजन में किसका प्रयोग हानिकारक होता है? यहाँ पर राइट आंसर होगा सोडा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए तो रोगी का भोजन कैसा भोजन होना चाहिए? रोगी का भोजन मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन सही होगा, सुपाच्य भोजन होना चाहिए। प्रश्न अगला है, मोच आने पर निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो यदि किसी को मोच आ गई है तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन सही होगा, आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है तो मानव के शरीर में यानी मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? आप सभी जानते हैं 2 होते हैं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आप देखेंगे खंड बा, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ पर निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, जल की उपयोगिता लिखिए, यानी जल क्यों उपयोगी है? तो इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 21। जल शरीर निर्माण व अस्तित्व बनाए रखने, पाचन क्रिया, शारीरिक विकारों को निष्कासित करने, शारीरिक तापक्रम समान बनाए रखने, रक्त को तरल बनाए रखने के अतिरिक्त दैनिक कार्यों एवं सामुदायिक कार्यों में जल जो होता है क्या होता है? उपयोगी होता है। तो ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण बताइए। ये सभी प्रश्न बिल्कुल 8 मार्च को आना तय है। 100% मेरे प्यारे बच्चों आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे, इनका उत्तर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल आना तय है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दें, ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण क्या हैं? प्रश्नोत्तर संख्या 22 का उत्तर आप लोग समझेंगे। यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं परिवहन के साधन, मशीनें, विस्फोटक पदार्थ, रेडियो, टीवी, कैसेट आदि के द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देनी है। अगला जो प्रश्न है ये सवाल से संबंधित है, इसको कैसे क्लियर करेंगे आप लोग यहाँ पर समझिएगा, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करा दूंगा मैं। 1 मीटर कपड़े का दाम, प्रश्न है 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपए है तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है। अब इसको जो है सॉल्व कैसे करेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 23। आप लोग एक एक चीज समझिएगा। यहाँ पर 1 मीटर कपड़े का दाम आपको हल लिखना है। 1 मीटर कपड़े का दाम कितना है? 56 रुपए है। तो 1.5 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो 56 को हम क्या करेंगे? 1.5 से गुणा कर देंगे। इस तरह से आप लोग ध्यान दें, इस तरह से गुणा कर देंगे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर आंसर तो 84 आएगा, लेकिन कैसे आ गया आपको ये भी तो समझना चाहिए। 5 छक्का 30,
5 हम 25 और 3 कितना होता है 28 होता है यहाँ पर। फिर आप यहाँ पर एक गुणा लगा देंगे, जैसा आपने छोटी कक्षाओं में इस तरह के सवाल लगाए होंगे। 1 का पहाड़ा 6 में जाएगा 6 होगा, 1 का पहाड़ा 5 में जाएगा 5 होगा। अब इसको हम जोड़ देंगे इस तरह से, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 8 6 14 आ जाएगा, 5 2 7 और 1 हासिल 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 दशमलव है, यहाँ पर 1 लगा देंगे, क्या आ गया 84 रुपया आ गया। यानी 1.5 मीटर कपड़े का दाम कितना हो जाएगा 84 रुपया उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग इसका आंसर बिल्कुल क्लियर समझेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 24, भोजन के अंदर उपस्थित ऐसे पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण भोजन क्या हो जाता है विषाक्त हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ उपस्थित होते हैं जो व्यक्ति के शरीर में जाने के बाद विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इन्हें विषाक्त भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? विषाक्त भोजन कहते हैं। भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में जो त्रुटियां यानी जो गलतियां होती हैं और जो असावधानियां हो जाती हैं, उनके कारण भोजन क्या हो जाता है विषाक्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सिलाई किट की उपयोगिता लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? तो चलिए इसका आंसर आप लोग समझेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 25, सिलाई किट में सिलाई एवं कटाई के सभी आवश्यक उपकरण एक थैली अथवा डिब्बे में एक उपयुक्त स्थान पर रखे होते हैं, अतः सिलाई करते समय सहज योग उपलब्ध हो जाते हैं, यानी सहज रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। अगला है प्रश्न, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। प्रश्न कह रहा है कि ड्राफ्टिंग का महत्व बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, ड्राफ्टिंग का महत्व बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका उत्तर आप लोग समझेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 26 के द्वारा। ड्राफ्टिंग का आशय क्या है? वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर शोभित होता है। इसे ही क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, जीवन बीमा। उसके पहले निर्देश समझिएगा, लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 27 है यहाँ पर, जीवन बीमा कराने से क्या लाभ हैं? जीवन बीमा कराने से क्या लाभ हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर आप लोग यहाँ पर समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 27 का उत्तर, जीवन बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है। इसमें प्रीमियम के रूप में मासिक या त्रैमासिक या छमाही अथवा वार्षिक आधार पर निश्चित धनराशि जमा की जाती है। आप सभी जानते हैं जीवन बीमा योजना जो होती है, इसमें या तो आप महीने में एक बार जमा करें पैसा, या 3 महीने में, या 6 महीने में, या 1 साल में। तो इसमें क्या होता है, पॉलिसी की अवधि समाप्ति के बाद एक निश्चित समय में जमा धनराशि पर निश्चित लाभांश तथा बोनस की धनराशि प्राप्त होती है। यदि किसी पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को पॉलिसी की वह पूरी रकम मिल जाती है जो कि पॉलिसी धारक को पॉलिसी पूरी होने पर दी जाती
है। यानी किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो गई, जिसका बीमा है, जिसने जीवन बीमा कराया है, तो उसकी पूरी रकम उसके घर वाले को यानी उत्तराधिकारी को मिल जाएगी जो उसको मिलनी थी। आगे आप लोग ध्यान दें, जीवन बीमा योजना परिवार को आर्थिक संरक्षण देने की एक उत्तम योजना है। जीवन बीमा से लाभ क्या हैं? बीमा करवाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला लाभ है मेरे प्यारे बच्चों, बीमा धारक की मृत्यु के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरक्षण मिलता है। दूसरा है, वृद्धावस्था में बचत के धन से आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। तीसरा लाभ है, इसे अनिवार्य बचत होती है, यानी इससे अनिवार्य रूप से बचत भी होती है। बीमे से राशि कर मुक्त होती है। बीमे की जो राशि होती है, इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है अथवा में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 का अथवा है। वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं क्लियर करा दूं, अथवा में अब प्रश्न नहीं आएगा। जैसे कि इस प्रश्न संख्या 27 है, फिर 28 होगा, फिर 29, 30, फिर 31 होगा। ये अथवा वाले प्रश्न नहीं आएंगे। यहाँ पर प्रिंट हुए हैं इस मॉडल पेपर में, तो इनका आंसर आप लोग जरूर समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा 8 मार्च के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो इनका उत्तर भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वृक्षारोपण से क्या लाभ हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 का अथवा, इसका आप लोग बिल्कुल क्लियर स्क्रीनशॉट ले लो, इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 28 है, पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? तो पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 28 आप यहाँ पर समझिएगा। पेचिश और अतिसार में अंतर, सामान्यतः क्या होता है? अतिसार का कारण अपच होता है। इससे भिन्न पेचिश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या होता है? कुछ जीवाणुओं का संक्रमण होता है, यानी हमारा खाना नहीं पच पाता या पाचन क्रिया से संबंधित कोई समस्या आती है, अतिसार हो जाता है। कभी कभी पेचिश में शौच के माध्यम से आव, श्लेष्मा तथा रक्तस्राव भी हो जाता है। जहां तक अतिसार का प्रश्न है, उसमें इस प्रकार के कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। अतिसार की दशा में प्रायः बच्चों को अधिक संख्या में तथा पतले दस्त होते हैं, जिससे बच्चा प्रायः कमजोर होने लगता है। तो ये हो गया पेचिश और अतिसार में अंतर। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अथवा में प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, बजट का क्या अर्थ है? पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ लिखिए। अथवा में प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन आप लोग इसका जो है आंसर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इसको आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। बजट के क्या अर्थ हैं? पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ क्या हैं? चलिए आगे आप लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 है, भोजन पकाने से पहले, पकाते समय और परोसते समय किस प्रकार की स्वच्छता रखनी चाहिए और क्यों? तो बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि इसका उत्तर क्या हमको लिखना चाहिए, क्योंकि आप भोजन पकाते भी हैं, भोजन परोसते भी हैं, और इस समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। बिल्कुल बेसिक सा उत्तर है प्रश्नोत्तर संख्या 29 का। भोजन पकाने से पहले हमें देखना चाहिए कि जिस बर्तन में भोजन पकाया जाना है वह अच्छी तरह साफ है या नहीं। आप देखते होंगे, अगर किसी प्रकार की गंदगी उस बर्तन में लगी हुई हो तो अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। भोजन पकाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि भोजन आवश्यकता से अधिक ना गल जाए। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया और भोजन गलता चला गया, क्योंकि भोजन पकाते समय अगर अधिक गल जाता है तो उसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भोजन परोसते समय हमारे साथ एवं बर्तन, साथ नहीं होगा, हमारे हाथ होगा, एवं बर्तन अच्छी तरह साफ होने चाहिए। बर्तन किस तरह से साफ हों? अच्छी तरह से साफ होने चाहिए, और हाथ भी साफ होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान देना है, आप सभी जानते हैं, तो इसका उत्तर आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है,
प्रश्न संख्या यहाँ पर 29 का अथवा है, सिलाई किट की क्या उपयोगिता है, इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। प्रश्न इंपॉर्टेंट है लेकिन अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उत्तर आप लोग जरूर तैयार कर लें। मैंने क्लियर करा दिया है कि अथवा में प्रश्न नहीं आने हैं इस बार। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 29 का अथवा, आप इसका उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल अच्छे से। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 30, अस्थि भंग किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो अस्थि भंग क्या है यहाँ पर ध्यान दें, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुर्घटना या किसी, प्रश्नोत्तर संख्या 30 का उत्तर यहाँ पर समझिएगा। दुर्घटना या किसी संघर्ष में किसी हड्डी का एक या दो स्थान से टूट जाना ही क्या कहलाता है, हड्डी का टूटना या अस्थि भंग कहलाता है। तो ये होता है अस्थि भंग। अब अस्थि भंग के प्रकार क्या हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अस्थि भंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण टूट। अस्थि टूटकर यानी हड्डी टूटकर अपने स्थान पर रहती है, मांसपेशियों पर बाहर से सूजन आ जाती है, मांसपेशियों के तंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, साधारण अस्थि भंग। दूसरा है विशेष अस्थि भंग। इसमें क्या होता है, अस्थि यानी हड्डी टूटकर उसका एक सिरा बाहर की ओर त्वचा फाड़कर आ जाता है। इस प्रकार के भंग में रक्त भी बहता है, क्योंकि हड्डी जब टूटती है बाहर आ जाती है तो खून भी बहेगा। तीसरा है पेचीदा अस्थि भंग। जब अस्थि टूटकर शरीर के किसी कोमल अंग में धंस जाती है तो उसे जटिल भंग कहते हैं। जैसे पसली टूटकर फेफड़ों या अमाशय को नुकसान पहुंचाती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है क्लियर हो गया प्रश्न का उत्तर। अब यहाँ पर देखो, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, रोगी को भोजन देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अथवा में प्रश्न नहीं आएगा, आप लोग इसका आंसर जरूर तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्न संख्या यानी प्रश्नोत्तर संख्या 30 अथवा का उत्तर आप लोग यहाँ पर क्लियर कर लें। यहाँ पर प्रश्न संख्या 30 अथवा का उत्तर क्या है, रोगी को भोजन देते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आप इसका जो है उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, तापक्रम चार्ट क्यों बनाया जाता है, चलिए इसका उत्तर समझेंगे आप लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का उत्तर, तापक्रम का चार्ट बनाने से चिकित्सक को रोगी के रोग की स्थिति की समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है। चार्ट को देखकर ज्ञात हो जाता है कि रोगी का तापक्रम घटता बढ़ता है या स्थिर रहता है। इस जानकारी से रोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 का अथवा है, कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं। रोगी को कृत्रिम श्वसन कब और कितने प्रकार से दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट। अथवा में प्रश्न नहीं आएगा लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग उत्तर का स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्नोत्तर संख्या 31 का अथवा, आप लोग कृत्रिम श्वसन का अर्थ समझिएगा और विधियां कौन कौन सी हैं ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए। चलिए इसके बाद आप देखेंगे अगला जो प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत। यहां पर निर्देश दिए गए हैं, आप लोग समझिएगा एक एक चीज को। निर्देश है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घ उत्तरीय हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार करके जाना। तो प्रश्न संख्या 32 क्या है, स्पंज से आप क्या समझते हैं, स्पंज कराने की विधियों का वर्णन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये वायरल प्रश्न है, 8 मार्च 2025 को यही प्रश्न आने हैं, इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, अथवा आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं,
पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है। आप बिल्कुल अच्छे से इस प्रश्न को तैयार करके जाइएगा। प्रदूषण के कारण क्या हैं, जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का भी वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा प्रत्येक, मैंने आपको क्लियर करा दिया है। आप यहां पर देखें प्रश्न संख्या 33, भोजन को पकाकर खाना क्यों आवश्यक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जरूर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम देने से पहले। अथवा हेपेटाइटिस रोग के कारण क्या हैं, लक्षण एवं बचाव के उपाय क्या हैं, आपको बताना है। प्रश्न संख्या 34 है यहाँ पर, श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है, यानी श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है। फेफड़ों में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न आएगा और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने पूरे मॉडल पेपर को पूरा फुल सॉल्यूशन के साथ देखा है, एक एक प्रश्न को मैंने क्लियर करा दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को छोड़कर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने यदि 70 में 70 लाने की ठानी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद।